हेलो डियर स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर स्टडी कर रहे थे और उसी कोऑर्डिनेशन नंबर को फर्दर आगे कंटिन्यू कर रहा हूँ मैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड क्या होता है, कितनी तरह के होते हैं, लिगेंड्स क्या होते हैं, वो कितनी तरह के होते हैं, ये सब बातें हम लोग डिटेल डिस्क्राइब कर चुके हैं। अभी फ़िलहाल हम लोग कोऑर्डिनेशन नंबर को एक बार समझना चाहते हैं। हल्का सा इंट्रोड्यूस किया भी था मैंने कि मेटल कितनी जगहों पे इलेक्ट्रॉन्स को ले पा रही है या कितने एटम्स उसके सराउंडिंग में हैं जो उसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे हैं, वो उसका कोऑर्डिनेशन नंबर रहता है। तो एक क्वेश्चन की फॉर्म में मैं अपनी वो सारी बातें समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं, ये एक एनायन है, कम्प्लेक्स एनायन है ये हमारे पास, जिसमें हमें कहा गया है कि इसमें कोऑर्डिनेशन नंबर बताएं। तो देखिए, जो कोऑर्डिनेशन नंबर होता है वो एक्चुअली मेटल का होता है, वो मेटल जो कॉम्प्लेक्स बना रही है। अगर यहाँ पे कोई मेटल में दिखा देता है ऐसी जो कॉम्प्लेक्स नहीं बना रही थी, तो उसके कोऑर्डिनेशन नंबर का यहाँ पे आपसे कोई डिस्कशन नहीं किया जाएगा। इस कोबाल्ट का कोऑर्डिनेशन नंबर देखना है तो मैं सीधा सा चेक करूँगा कि कितने लिगेंड्स इसके साथ लगे हुए हैं। एक ब्रोमीन लगा हुआ है, मोनोडेंटेट है। एक क्लोरीन लगा हुआ है, मोनोडेंटेट है। 4 नाइट्रेट लगे हुए हैं। हालांकि मैं आपको लास्ट लेक्चर पे बता के आया था कि नाइट्रेट फ्लेक्सीडेंटेट लिगेंड होता है, फ्लेक्सिबिलिटी रहती है वहाँ पे। इलेक्ट्रॉन का डोनेशन वो एक ऑक्सीजन एटम से भी दिखा सकता है और 2 ऑक्सीजन एटम्स से भी दिखा सकता है। लाइक मान लीजिए यहाँ पे मेटल हो तो वो यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है और यहाँ से भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकता है। और 4 मेंबर्ड रिंग बन रहा है तो कोई ऑब्जेक्शन नहीं है। 3 मेंबर्ड रिंग में ऑब्जेक्शन रहता था, लेकिन वो हमेशा हमें मोनोडेंटेट लिगेंड की तरह से ही बिहेव करता हुआ नज़र आएगा। स्पेशली हमारे पास जो मेटल्स हैं 3D सीरीज़ की या डी ब्लॉक की मोस्ट ऑफ द मेटल, वो जनरली लो कोऑर्डिनेशन नंबर या मॉडरेट कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड बनाने के लिए जाने जाते हैं। बहुत हाई कोऑर्डिनेशन नंबर कंपाउंड्स नहीं बनाते। और नाइट्रेट बाईडेंटेट की तरह से सिर्फ इनर ट्रांजिशन यानी कि एफ ब्लॉक मेटल्स के साथ ही हमें बाईडेंटेट लिगेंड की तरह से बिहेव करता नजर आएगा। तो यहाँ आप किसी तरह के कन्फ्यूजन में ना रहें, बस दिमाग में रखें कि हाँ वो बाईडेंटेट होता ज़रूर है बट वो मोनोडेंटेट की तरह से ही बिहेव करता नजर आएगा। हाँ, मैं अगर यहाँ मेटल को कोबाल्ट की बजाय बदल के कोई लेंथेनॉइड्स की रख दूँ तो ये बाईडेंटेट की तरह से वहाँ बिहेव कर सकता है, बट वो सिचुएशन हम ना तो फॉर्मूला देख के एक्सप्लेन कर पाएंगे और ना ही हमारे लिए वो रिक्वायरमेंट है, हम पढ़ना भी नहीं चाहते उसको यहाँ पे। रिजल्टिंग आप बस इतना ध्यान रखें कि फ्लेक्सीडेंटिसिटी जैसा कोई कॉन्सेप्ट हमारे सामने है ही नहीं, हम उसे एज ए मोनोडेंटेट ही डील करेंगे। तो मेरे पास यहाँ पे 6 मोनोडेंटेट लिगेंड लगे हुए हैं, मतलब इस कोबाल्ट को 6 अलग अलग एटम्स इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहे होंगे, यानी कि इस कोबाल्ट का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। 6 कोऑर्डिनेशन नंबर। इधर आ जाइए। अमोनिया मोनोडेंटेट लिगेंड होता है। इथिलीन डाइअमीन बाईडेंटेट लिगेंड है, हमेशा ही वो बाईडेंटेट लिगेंड की तरह से एक्ट करता है। कोई फ्लेक्सिबिलिटी वाला सीन हम पढ़ेंगे ही नहीं, दिखाता होगा हम छोड़ो उसको, यहाँ चर्चा में नहीं लाएंगे। ये आपके 2 पॉइंट्स हैं जहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा और ऐसे 2 लगे हुए हैं। ये ईएन ध्यान रखिएगा आप। इथिलीन डाइअमीन बहुत ही इंपॉर्टेंट लिगेंड रहता है। इथिलीन डाइअमीन या इसको समटाइम इथेन 1,2 डाइअमीन भी लिख देते हैं, हालांकि कम पॉपुलर है ये वाला नाम, हैं दोनों ही सेम और शॉर्ट एब्रीवेशन ईएन। बाईडेंटेट 2 लगे हुए हैं, तो 2 लगे हुए हैं तो मीन्स 4 साइड्स हो जाएंगी। एक में 2 साइड डोनेशन कर रही हैं, 2 में 4 साइड डोनेशन कर रही, तो 4 + 2 यानी कि यहाँ भी कॉपर का जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो 6 होगा। ध्यान रखें, इसको मत देखिएगा, ये कोऑर्डिनेटेडली बॉन्डेड नहीं है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 स्फीयर रहते हैं। अगेन लिसन दिस वेरी केयरफुली, लास्ट क्लास में ये बात नहीं बताई गई है। किसी भी कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में 2 स्फीयर हो सकते हैं। एक स्फीयर होता है कोऑर्डिनेशन स्फीयर और एक स्फीयर होता है आयोनाइजेशन स्फीयर। जो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर रिप्रेजेंटेड होता है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर होता है। जो स्क्वायर ब्रैकेट के बाहर रिप्रेजेंटेड होता है, यहाँ ये रिप्रेजेंटेड है, यहाँ पे ये रिप्रेजेंटेड हैं, या यहाँ पे मैंने किया नहीं है, अगर करूँ तो यहाँ कोई कैटायन डालना होगा मुझे डेफिनेटली आयन
इंडिपेंडेंट तो एग्जिस्ट करेगा नहीं, उसके साथ कोई ना कोई कैटायन जुड़ा ही हुआ होगा। तो स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर का जो जोन है उसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन स्फीयर, और उसके बाहर का जो जोन होता है उसको बोलते हैं आयनाइजेशन स्फीयर। मींस ये सिंपली कुछ आयंस हैं, जैसे ये 2 क्लोराइड आयंस होंगे, या यहाँ पे ये 2 सोडियम आयन, या एक फेरिक आयन, या एक पोटेशियम आयन होगा, तो ये आयनाइजेशन स्फीयर रहता है। तो हमें कोऑर्डिनेशन स्फीयर में जो मेटल प्रेजेंट है उसी के कोऑर्डिनेशन नंबर को देखना होता है, और वो आप कुछ इस तरह से कैलकुलेट करते हैं, नंबर ऑफ मोनोडेंटेट लिगेंड्स प्लस 2 इंटू नंबर ऑफ बाइडेंटेट लिगेंड्स प्लस 3 इंटू नंबर ऑफ ट्राइडेंटेट प्लस 4 इंटू नंबर ऑफ टेट्राडेंटेट प्लस 5 इंटू नंबर ऑफ पेंटाडेंटेट प्लस 6 इंटू नंबर ऑफ हेक्साडेंटेट। तो यहाँ पे मुझे इतना बोलने की ज़रूरत नहीं है, सिंपल यहीं क्लोज कर देता हूँ, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे भी। इसको देखें, H एक्चुअली एक मोनोएटॉमिक लिगेंड है, तो डेफिनेटली वो मोनोडेंटेट ही होगा, मोनोएटॉमिक तो 6 लगे हुए हैं यहाँ पे, सिंपल सा कैलकुलेशन है, 6 कोऑर्डिनेशन नंबर हो जाएगा यहाँ पे भी। 6 अगेन 6, यहाँ देखिए C2O4 ये ऑक्जेलेट है, सी दिस वेरी केयरफुली, ये ऑक्जेलेट है जहाँ पे ये 2 मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, ये 2 मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे, तो ये आपका बाइडेंटेड लिगेंड है। और ये C2O4 3 लगे हुए हैं, तो 2 इंटू बाइडेंटेड लिगेंड्स, अगेन 6 इज द कोऑर्डिनेशन नंबर। यहाँ देखिए Mg सिर्फ एक लिगेंड लगा हुआ है, बट EDT आपको याद रखना है हेक्साडेंटेड लिगेंड है, फ्लेक्सीडेंट्रिसिटी की बात ही मत कीजिए। हेक्साडेंटेड लिगेंड है मतलब 6 जगहों से इलेक्ट्रॉन मैग्नीशियम को डोनेट हो रहा है एक ही लिगेंड के द्वारा, तो हेक्साडेंटेट 1 लगा हुआ है, मल्टीप्लाइड बाई 6 किया तो 6 ही इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। तो बाई चांस मेरे सभी एग्जाम्पल पे आपने देखा कोऑर्डिनेशन नंबर 6 अपीयर हो रहा था, हालांकि 4, 2 ये सब ऑब्जर्वेबल रहेंगे, बट चलो कोई बात नहीं, जो एग्जाम्पल सामने रख दिए गए वो बाई चांस 6 के थे, तो आप कोऑर्डिनेशन नंबर निकालना ईजिली सीख सकते हैं। आयनाइजेशन स्फीयर में जो आयंस रहते हैं, जैसे आप सेकेंड केस में क्लोराइड देख रहे हैं, या थर्ड में पोटेशियम, या आगे आयरन या सोडियम, वो कोऑर्डिनेटेडली बॉन्डेड नहीं है, वो इस आयन के साथ जुड़े हुए हैं। जैसे इसका 3 नेगेटिव है, मैं उस 3 नेगेटिव को न्यूट्रलाइज करने के लिए यहाँ पे Na3 लिख देता हूँ, तो ये आपका आयनाइजेशन स्फीयर है, मींस आयंस की फॉर्म में उसके साथ अटैच्ड है, कोई कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं है, आयनिक अट्रैक्शन रहेगा इस पूरे का और इस पूरे कॉम्प्लेक्स आयन का। ओके, नेक्स्ट पॉइंट पे आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स को 2 कैटेगरीज में बांटा गया है समटाइम, एक आता है होमोलैप्टिक और एक आता है हेटेरोलैप्टिक। अगर किसी मेटल की सराउंडिंग में कोऑर्डिनेशन स्फीयर के अंदर सभी लिगेंड्स एक जैसे हों तो वो होमोलैप्टिक है, और अगर अलग अलग तरह के लिगेंड्स हैं तो वो हेटेरोलैप्टिक है। जैसे आप यहाँ पे देखें, ये अलग अलग तरह के 3 तरह के लिगेंड्स हैं, या यहाँ पे आप देखें तो ये 2 तरह के लिगेंड्स हैं, या यहाँ पे आप देखें तो सिर्फ एक तरह का लिगेंड है, तो ये आपके पास होमोलैप्टिक की कैटेगरी होगी, जबकि ये आपके पास हेटेरोलैप्टिक की कैटेगरी होगी। मीन्स 2 या 2 से ज़्यादा अलग अलग तरह के लिगेंड्स आ रहे हैं तो हेटेरोलैप्टिक, एक ही तरह के लिगेंड्स मेटल को चारों तरफ से सराउंड करके कोऑर्डिनेट बॉन्ड बना रहे हैं तो होमोलैप्टिक। एक और क्लासिफिकेशन रहता है इन कंपाउंड्स का, एक हमारे पास आता है होमोन्यूक्लियर और एक आता है पॉलीन्यूक्लियर। समटाइम हेटेरो वर्ड भी दिखता है, बट पॉलीन्यूक्लियर ज़्यादा बढ़िया रहेगा। होमोन्यूक्लियर मीन्स आपको एक कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर सिर्फ एक ही मेटल आयन दिखाई दे रहा है, और पॉलीन्यूक्लियर में 2 अलग अलग दिखाई दे रहे हैं। जैसे ये सारे एग्जांपल्स आप देखें तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड में सिर्फ एक ही तरह का मेटल आपको दिखाई दे रहा था। आपको फिर बता रहा हूँ मैं, इसको नज़र मत रखिए, इसका नहीं कर रहा मैं बात। कॉम्प्लेक्स आयन में जो आपके पास मेटल आयंस है वो 2 से ज़्यादा तरह के हों, तो यहाँ सभी में एक तरह का दिखा रखा है। बट आगे चल के, हालांकि सिलेबस का पार्ट नहीं है, बट बुक्स में हम 1-2 केसेस कुछ ऐसे देखेंगे जहाँ पे इस तरह से कुछ लिगेंड्स ब्रिज की फॉर्म में मेटल्स को जोड़े रहते हैं लाइक दिस, और फिर यहाँ पे कुछ हमारे लिगेंड्स लगे रहेंगे इसके साथ भी और इसके साथ भी, तो
तो इस तरह के कुछ कॉम्प्लेक्सेस आपको दिखाई देते हैं। मैंने चार्ज वैसे ही लिख दिया, X+ कैलकुलेट करना पड़ेगा, तो आप समझ जाएं हेटेरोन्यूक्लियर क्या हैं या पॉलीन्यूक्लियर क्या हैं। तो पॉलीन्यूक्लियर जिसमें 2 न्यूक्लियाइज एक कॉम्प्लेक्स के अंदर प्रेजेंट हों, इस तरह के एग्जाम्पल हम बहुत कम फेस करेंगे। सिंपली एक मेटल एटम वाले कॉम्प्लेक्सेस को ही हम स्टडी कर रहे होंगे। एक और पॉइंट आता है हमारे पास यहाँ समझने के लिए, और वो है किलेशन, या समटाइम इसको चिलेशन वर्ड भी बोलते हैं, बट किलेशन ज़्यादा परफेक्ट प्रोनाउंसिएशन रहेगा इसका। किलेटिंग इफेक्ट, किलेशन क्या होता है, तो बड़ा आसान सा पॉइंट है ये भी। जैसे मान लीजिए हमारे पास कोई मेटल है, उसके पास कोई लिगेंड आ रहा है इलेक्ट्रॉन डोनेट करने के लिए, जिसके पास 2 या 2 से ज़्यादा साइट्स अवेलेबल है, मींस बाइडेंटेट लिगेंड है, और वो इन 2 साइट्स से मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है, और इससे मेटल के चारों तरफ ये एक रिंग लाइक फॉर्मेशन रहता है, जिसके बारे में मैं काफ़ी टाइम से बोल रहा हूँ, पिछले 2 लेक्चर्स से रादर हम लोगों ने स्टार्ट कर रखा है कि 3 मेंबर्ड रिंग तो बिल्कुल नहीं बनेंगे, 4th के बनने की पॉसिबिलिटी रहती हैं अगर ज़रूरत पड़े। खुशी तो नहीं होती उसको, बट ज़रूरत पड़े तो वो 4th मेंबर्ड रिंग बना सकता है। बट 5 मेंबर्ड और 6 मेंबर्ड रिंग तो बहुत ज़्यादा ईज़ के साथ बनते हैं, जस्ट ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी रिजल्टिंग। ये इस तरह से जो मेटल के बाहर कुछ हमारे लिगेंड्स साइक्लिक सा फॉर्मेशन करते हैं, इसी इफ़ेक्ट को बोला गया है किलेशन। जैसे आप समझ लीजिए, मैं इसको दिखा रहा हूँ, मेटल क्रोमियम है और इसके बाहर ये मैं लगाए जा रहा हूँ ऑक्जेलेट्स। तो ये मैंने 3 ऑक्जेलेट्स लगाए हैं, आप देख सकते हैं ये 3 ऑक्जेलेट्स यहाँ पे मैं आपको दिखा रहा हूँ जो मेटल के साथ लगे हुए हैं। तो इसी इफ़ेक्ट को बोला गया है, इस तरह से रिंग लाइक स्टेबल फॉर्मेशंस करने के इफ़ेक्ट को बोला गया है किलेशन। इन लिगेंड्स को बोला गया है किलेट एजेंट्स। एक और बहुत इम्पोर्टेंट बात यहाँ पे हमें याद रखनी है, बहुत ज़रूरी काम रादर की, जो डायरेक्ट क्वेश्चन की फॉर्म में नहीं है बट हमारा काम चलेगा नहीं उसके बिना, और वो है मेटल का ऑक्सीडेशन स्टेट प्रेडिक्ट करना। प्रेडिक्टिंग ऑक्सीडेशन स्टेट ऑफ मेटल विच इज़ गोइंग टू फॉर्म द कम्प्लेक्स आयन। मतलब जो ये आपको अंदर मेटल्स दिख रही हैं, चाहे यहाँ कोबाल्ट है या यहाँ कॉपर है या यहाँ एल्यूमिनियम है या यहाँ क्रोमियम है या यहाँ Mg है, इन सब के ऊपर चार्ज क्या है, मींस ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है। तो लेट मी सी कि कैसे इसका निकालना है मुझे। जैसे सपोज़ ये था मेरे पास, पहले वाली ओरिजिनल सिचुएशन पे आ जाता हूँ। अब मुझे इस कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना है, तो कोबाल्ट का मैं X मान लेता हूँ ऑक्सीडेशन स्टेट। क्लास 11th में भी हमें ऑक्सीडेशन स्टेट निकालना समझाया जाता था, और 12th में भी पी ब्लॉक के बेसिक कंसेप्ट्स में बताया है कि कोई भी कंपाउंड आपके पास है या कॉम्प्लेक्स आयन आपके पास है, तो उसके ऊपर जो चार्ज प्रेजेंट होता है वो उसके कंट्रीब्यूटर्स, उसके इंडिविजुअल कंपोनेंट्स के चार्जेस का सम होता है। लाइक ये जो 3 नेगेटिव चार्ज है वो एक्चुअली इन सभी के चार्जेस का सम है। तो मैंने कोबाल्ट का चार्ज X मान लिया, ब्रोमीन का -1 होता है, क्लोरीन का भी -1 होता है, नाइट्रेट का भी -1 होता है, और वो 4 लगे हुए हैं, और ओवरऑल चार्ज इसके ऊपर सम उनका -3 है। तो मैं यहाँ X की वैल्यू जब सोल्व करूँगा तो वो +3 ऑक्सीडेशन स्टेट होगा इस कोबाल्ट का। दूसरा क्वेश्चन देखिए, कॉपर का निकालना चाहता हूँ। X कॉपर का मान लिया। अमोनिया पे चार्ज 0 होता है, कोई चार्ज नहीं होता। आप कहेंगे सर हमें कैसे पता चले कि नाइट्रेट पे -1 है या अमोनिया पे 0 है? तो मैं कहूँगा कि 9th की बुक खोल लो, वहाँ से आप पढ़ते आ रहे हो। नाइट्रेट पे -1 चार्ज, क्लोराइड पे -1 चार्ज, Br पे -1 चार्ज, ये सब हम लोगों ने पढ़ा हुआ है। अमोनिया का स्ट्रक्चर हमें कब से पढ़ाया जा रहा है, वहाँ कोई चार्ज नहीं है। हाँ, अमोनियम पे +1 चार्ज ज़रूर है, बट वो लिगैंड की तरह से नहीं एक्ट करेगा। NH3 के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, वाटर के ऊपर कोई चार्ज नहीं है, ये सब न्यूट्रल लिगैंड्स हैं। जब स्टार्टिंग पे हमने लिगैंड्स की क्लासिफिकेशन पढ़ी और कहा कि लिगैंड्स 3 तरह के हैं, कैटाइनिक, एनाइनिक, न्यूट्रल, तो वहाँ पे आपको पूरी टेबल दी गई है बुक के अंदर, जहाँ पे आप जाके देख सकते हैं कि किस लिगैंड पे कितना चार्ज होता है। वो आपको याद रखना ही पड़ेगा, आइदर उसका स्ट्रक्चर देख के या डायरेक्ट क्रैम करके। तो
कॉपर का X हो गया, अमोनिया का 0 है। इथिलीन डाइमीन का भी शक्ल देखोगे आप, कई बार मैं दिखा चुका हूँ, कोई चार्ज नहीं होता उसके ऊपर भी, वो भी एक न्यूट्रल स्पीसीज होती है। प्लस क्लोराइड 2 लगे हुए हैं, -1 चार्ज रहता है उसका, क्लोराइड का कोई और चार्ज नहीं होता। क्लोरीन के कुछ पॉजिटिव चार्जेस आपने देखे हैं पॉजिटिव ऑक्सीडेशन स्टेट P ब्लॉक के अंदर, बट D ब्लॉक के अंदर वो जब भी एज ए लिगेंड एक्ट कर रहा है या वो एज एन आयन बाहर पड़ा हुआ है तो उस पर सिर्फ -1 चार्ज ही ऑब्जर्वेबल रहेगा। वो कोवेलेंट कंपाउंड्स में वहाँ ज़रूर दिख जाता था, ClF3 में क्लोरीन पे +3 चार्ज, बट वो यहाँ नहीं दिखेगा आपको कहीं पे भी। तो -1 × 2 ये क्लोरीन के लिए कर दिया। ओवरऑल चार्ज स्पीसीज पे 0 है, आप देख सकते हैं पूरे पे कोई चार्ज नहीं है। अब अगर आप X की वैल्यू सॉल्व करेंगे तो वो +2 आपको कोबाल्ट कॉपर का ऑक्सीडेशन स्टेट देगी। और ऐसे ही आप बाकियों का कैलकुलेट करते जाएं। पोटेशियम ग्रुप 1 का मेंबर है, यूनिवर्सल है वो, तो +1 चार्ज होता है। एल्युमिनियम का मैं X मान लेता हूँ। हाइड्रोजन पे -1 चार्ज होता है, 6 लगे हुए हैं, ओवरऑल चार्ज 0 है, तो आप X की वैल्यू +3 रिपोर्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं। अब यहाँ थोड़ा कन्फ्यूजन ज़रूर हो जाएगा आपको कि Fe जो है वो कौन सा है, क्योंकि Fe ये श्योर्ड है, अभी पूरा पढ़ाया नहीं है मैंने, बट अभी पढ़ा दूंगा, जस्ट इसके बाद शुरू कर दूंगा उस बात को कि ये एक कैटायन है और इसके ऊपर 3+ चार्ज रहेगा। तो क्रोमियम का जब आप निकालेंगे +3 × 1, ये आयरन का लिखा है मैंने, +2 भी हो सकता है बट डिटेल बाद में बात करूंगा, अभी नहीं कर सकता उस पर। आप इसके ऊपर ज़्यादा वर्कआउट मत कीजिए, इसकी ऐसा समझ लीजिए कि आपको बता रखा है कि ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगी। लो मैं बता देता हूँ, Fe3 ऐसे लिख देता हूँ। तो अगर ना लिखा हो तो क्या करना है वो आने वाले टाइम में पढ़ेंगे इसी चैप्टर के अंदर। तो +3 प्लस क्रोमियम का X प्लस ऑक्जेलेट का -2 चार्ज है। आपको 2 बार स्ट्रक्चर दिखाया मैंने ऐसे, COO नेगेटिव CO नेगेटिव करके -2 चार्ज है टोटल, आपको दिख रहा होगा यहाँ पे। ओवरऑल 0, X की वैल्यू सोल्व करें दोबारा आपको +3 दिखने वाला है। सेम यहाँ पे आप देख सकते हैं, सोडियम पे +1 होता है × 2, ये तो यूनिवर्सल है। प्लस मैग्नीशियम का भी, वैसे तो मैं निकाल ही क्यों रहा हूँ, मैग्नीशियम का भी यूनिवर्सल होता है, वो +2 आना ही है, बट चलो कोई बात नहीं, X पुट कर देता हूँ यहाँ पे। प्लस EDTA का -4 होता है, शक्ल देख लीजिए, उसका फॉर्मूला याद कर लीजिए। EDTA कैसे दिखाया था आपको, CH2 N, इधर 2 COO नेगेटिव थे, और इधर भी N के साथ 2 COO नेगेटिव थे, तो टोटल 4 नेगेटिव चार्ज था। ओवरऑल 0 है, तो X की वैल्यू आप जब कैलकुलेट कर रहे हैं तो यहाँ पे भी +2 ऑक्सीडेशन स्टेट ऑब्जर्वेबल होगा। तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टास्क है हमारा यहाँ कोऑर्डिनेशन कंपाउंड को पढ़ने के टाइम पे, कि हम कैसे कैलकुलेट करें क्या उस पर्टिकुलर मेटल आयन का कोऑर्डिनेशन नंबर है और क्या उसका ऑक्सीडेशन स्टेट है। नेक्स्ट पॉइंट में हमें यहाँ समझना है कि किस तरह से हम फॉर्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड लिखें। देखिए 2 चीज़ें मैं यहाँ आपको समझाने वाला हूँ। पहली चीज़ जो अभी शुरू कर रहा हूँ वो है हाउ टू राइट फार्मूला। ये जो आपने देखा हो, मैंने लेफ़्ट साइड पे कुछ फार्मूले लिख रखे थे, Na3CO Cl6 देन ब्रैकेटेड, इस तरह से कुछ फार्मूले लिख रखे थे अभी जस्ट लेफ़्ट साइड पे। तो ये सब कोऑर्डिनेट कंपाउंड जो मैं लिखता हूँ, इनको लिखते वक्त मुझे क्या क्या फार्मूलाज, क्या क्या रूल्स फॉलो करने हैं रादर, वो मुझे यहाँ पे समझना बहुत ज़रूरी है। फिर रूल्स समझने के बाद इनका नाम कैसे लिखना है मुझे, ये भी एक पॉइंट है जो मैं यहाँ पे समझने की कोशिश करूँगा आपके साथ। और फिर हम लोग मिक्स करके कुछ क्वेश्चंस पढ़ेंगे, लाइक हमें नाम दे दिया तो हम कंपाउंड कैसे बनाएं, या हमें कंपाउंड दे दिया तो हम उसका नाम कैसे लिखें। एक्चुअली कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का ये पहला हिस्सा, पहला टारगेट हमारा होता है, जहाँ से हमारे पास जनरली 1 मार्क क्वेश्चन पूछा जाता है। तो चलिए मैं आपको स्टार्ट करवा रहा हूँ अभी फ़िलहाल हाउ टू राइट फार्मूला ऑफ कोऑर्डिनेट कंपाउंड, और उसके कुछ नियम हैं, कुछ रूल्स हैं जो आप फॉलो करेंगे। जैसे पहला रूल है, कैटायन इज़ रिटन फर्स्ट फॉलोड बाय एनायन। आप हमेशा पहले कैटायन को लिखेंगे, उसके बाद आप एनायन को लिखेंगे। सी विद सम एग्जाम्पल्स। जैसे मैंने आपके सामने कंपाउंड लिख दिया CONH36 Cl3, या मैंने एक एग्जाम्पल लिख दिया K3COF6। ये 2 अलग अलग मैंने कोऑर्डिनेट कंपाउंड आपके सामने लिखे हैं।
तो इन दो अलग अलग कंपाउंड्स को लिखते हुए मैं ब्रैकेटेड पार्ट को आगे लिख रहा हूं, कभी पीछे लिख रहा हूं, ऐसा कैसे मुझे डिसाइड करना है? सी, जो पहला पार्ट लिखा रहता है ये वाला, वो एक कैटायन पार्ट है। यहां पे वो ये है कैटायन पार्ट और यहां पे ये एक कैटायन पार्ट है। मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एक कैटायन है, जबकि इसके अंदर जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो एक एनायन है, क्योंकि मुझे एनायन बाद में लिखना है, कैटायन पहले लिखना है, और ये सदा होगा। देखिए ऐसा भी एक केस आया हमारे पास, पीछे मैंने कुछ एग्जाम्पल लिख रखा था जिसके, हालांकि ये तो नहीं था वो, बट ऐसा मैंने लिख दिया मान लीजिए। तो ये तो सिंपल आयन लिखा हुआ है मैंने, इसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज है ही सही, किसी को पूछने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जब मैं ये यहाँ पे ऐसे कुछ लिख देता हूँ तब मुझे सोचने की ज़रूरत होगी कि ये एक एनायन है और ये एक कैटायन है। अगर मैं इसको ऐसे लिख दूं लाइक दिस, तो फिर ये एक कैटायन, हालांकि ये गलत है, ऐसा कोई कंपाउंड एग्जिस्ट नहीं करता क्लियरली स्पीकिंग, बट अगर आपको ऐसा लिखा दिख रहा है तो आपको यही समझना है कि ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है। मुझे इसे कुछ इस तरह से बना देना चाहिए। अब ठीक है, अब ये एक कैटायन है और ये एक एनायन है, ये एग्जिस्ट करता है, वो पीछे वाला एग्जिस्ट नहीं करता था। तो ये पहला रूल रहता है कि कैटायन को हमेशा पहले लिखा जाता है फॉलोड बाय एनायन। ओके, दूसरा रूल देखते हैं हम यहाँ पे। जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है, कॉम्प्लेक्स आयन जो है, चाहे वो यहाँ देख लो आप, चाहे आप उसको इस फॉर्म में देख रहे थे। अब 3 नेगेटिव नहीं लिखूंगा, वाटर के केस में वो 3+ आ जाता है। तो चाहे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, चाहे मैं ऐसे दिखा रहा हूँ, कॉम्प्लेक्स आयन को हमेशा आप स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर ही रिप्रेजेंट करें, ऑलवेज इन स्क्वायर ब्रैकेट। उसको आप हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर लिखने की कोशिश करेंगे। ये दूसरा रूल है। तीसरा पॉइंट, while writing formula of complex part means complex ion, मेटल को सबसे पहले लिखें, फॉर्मूला या आप सिंबल कहें उसको सबसे पहले लिखना है। फॉर्मूला सिंबल ऑफ मेटल इज रिटन फर्स्ट, सबसे पहला काम है आपका ये। दूसरा, आफ्टर मेटल लिगेंड्स आर written, means symbol of ligands are written in alphabetic order, in alphabetic order of their name। देखें, एक एग्जांपल से समझाता हूं इस बात को, साथ साथ यहां स्पेस क्रिएट करते चलेंगे। ये मेरे पास कोबाल्ट, Cl, H2O4, Br, Cl, ऐसा एक कंपाउंड है। तो मैंने ये कैसे लिखा है, गलत लिखा है, सही लिखा है, सब बातें समझेंगे। ये पहला कैटायन है, ये एनायन है। ओके, तो मैंने कैटायंस को पहले दिखा रखा है, एनायन को बाद में। ये गलती मैं नहीं करूंगा कि एनायन पहले लिखूं, कैटायन बाद में। आप NaCl को भी हमेशा ऐसे तो कभी नहीं लिखते ना, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, कैटायन को पहले लिखते हैं, एनायन को बाद में। एक आध जगह पे हम लोग फॉलो कर लेते हैं उल्टा काम भी, बट टेक्निकली वो सही नहीं होता। ये हमारे पास कॉम्प्लेक्स जिसमें कैटायन मैंने पहले लिखा है। सबसे पहले मैंने बोला था कि जो कॉम्प्लेक्स पार्ट है उसको स्क्वायर ब्रैकेट में लिखना है, ये देखिए स्क्वायर ब्रैकेट में दिखा रखा है। फिर मैंने लिखा कि मेटल को सबसे पहले रिप्रेजेंट करना है, तो ये मैंने मेटल को रिप्रेजेंट कर रखा है। आफ्टर मेटल लिगेंड्स आर रिटन, उसके बाद लिगेंड्स को लिखा जाना है। लिगेंड्स कौन कौन है आपके पास? एक है क्लोरीन, एक है ब्रोमीन, ब्रोमो, एक है वाटर, वाटर का नाम है एक्वा। अल्फाबेटिकली कौन पहले आता है? ए, उसके बाद बी,
उसके बाद C, तो मुझे इस कंपाउंड को ऐसे लिखना होगा COH2O4 Cl Br। इस बार वाले का कोई फंडा नहीं है, ये तो एक जस्ट आयन है, तो आयनाइजेशन स्फीयर में ये कोई कहानी नहीं कर रहा मैं, ये इस तरह से मैं इस फॉर्मूले को लिखूंगा। ये लिगेंड्स को लिखने की कहानी भी बहुत ट्विस्ट लेती रही स्टार्टिंग फ्रॉम 1991 टू 2006। IUPAC एक ऑर्गेनाइजेशन जो है, आप सभी जानते हैं उसके बारे में, वो रूल्स डिसाइड करती है बहुत सारे केमिस्ट्री को लेके, और नेमिंग को लेके भी काफ़ी सारे रूल्स वो बताती है। तो उन्होंने स्टार्टिंग पे बोला कि पहले आप न्यूट्रल लिगेंड्स को लिखो, फिर कैटायंस को लिखो, फिर एनायंस को लिखो। फिर उन्होंने रेक्टिफाई किया, बोले कि पहले आप एनायंस को लिखो, फिर न्यूट्रल्स को लिखो, फिर कैटायंस को लिखो। फिर उन्होंने रेक्टिफाई किया कि आप सिंपली उनके नाम के अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर के अकॉर्डिंग लिखो। अभी लेटेस्ट हम यही देखते हैं, बट कहीं कहीं हमारे सवालों में कभी कभार ऐसा दिख जाएगा आपको कि पहले एनायन रिप्रेजेंटेड हैं, फिर न्यूट्रल और फिर कैटायन। बहस में मत पड़िए, लेटेस्ट जो हमारी रिकमेंडेशंस हैं IUPAC की, उन लेटेस्ट रिकमेंडेशन पे आपको अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर बाय नेम ही रिप्रेजेंट करना होता है। इवन ऐसा भी हुआ, जैसे मान लीजिए हमारे पास कुछ लिगेंड्स हैं, अमोनिया है, लेट मी राइट, वाटर है। अब दोनों न्यूट्रल हैं, तो दोनों न्यूट्रल हैं तो पहले किसको लिखें? क्योंकि उस टाइम पे जो सिस्टम था उसमें ये होता था कि पहले आपको एनायंस रिप्रेजेंट करने हैं, फिर न्यूट्रल रिप्रेजेंट करने हैं, फिर कैटायन रिप्रेजेंट करने हैं। और दो अलग अलग एनायंस आ गए तो कहते कि जो अल्फ़ाबेटिक सिंबल पहले है ना उसको पहले लिखो। जैसे B और Br और Cl में B पहले आता है तो B को लिखो, फिर C को लिखो। या अमोनिया और वाटर के फॉर्मूले में H पहले आता है अल्फ़ाबेटिकली, तो वाटर को पहले लिखो, अमोनिया को बाद में लिखो। बट अब ये सब झंझट मिट चुका है। अब तो आप इनके नाम याद रखेंगे, जैसे अमोनिया का नाम है अमीन और वाटर का नाम है एक्वा, तो आप A सेम बात आ गई। दूसरे नंबर पे जाके आप प्रेफरेंस सेलेक्ट करेंगे, यानी कि अमीन को पहले लिखेंगे और वाटर को बाद में। यानी कि मुझे अगर कोई ऐसा कॉम्प्लेक्स बनाना है जिसमें ये सब आ रहे हों, तो पुरानी रिकमेंडेशन क्या थी? पहले लिखिए Br को, फिर लिखिए Cl को, फिर लिखिए वाटर को, और फिर लिखिए अमोनिया को। ऐसे आता था कि भाई पहले एनायनिक लिखने हैं, फिर न्यूट्रल लिखने हैं, और उन एनायनिक्स में भी अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर, उनके सिंबल का सीक्वेंस देना है अल्फ़ाबेटिक, और न्यूट्रल में भी उनके सिंबल का सीक्वेंस देना है। बट अब ये बोल दिया गया है कि आपको सिर्फ उनके IUPAC नेम, जो अभी समझाऊंगा आपको कि किसका क्या नाम है, तो उसके अकॉर्डिंग अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर में आपको नाम देना होता है। तो फिर आप Cl और Br में तो Br ही पहले आएगा, ब्रोमो और क्लोरो में B पहले आता है, बट एक्वा और अमीन में आप देख लीजिए AQAM, अमीन पहले आता है। तो आप यहाँ अमोनिया को लिखेंगे, उसके बाद आप यहाँ वाटर को लिखेंगे, और फिर अपनी इस कहानी को क्लोज़ करेंगे। ये हमारा B पार्ट था कि आफ्टर मेटल लिगेंड्स को कैसे लिखना है। मोस्ट ऑफ द केसेस में तो एक ही तरह के लिगेंड है तो कोई इशू रहता ही नहीं है। दो तरह के तो आप देख लीजिए, अल्फ़ाबेटिक ऑर्डर पे उनको अरेंज कर दीजिए। क्वेश्चन में अगर वो गलती दे रखी है, मींस क्वेश्चन आपको देख के ऐसा लग रहा है कि नहीं यहाँ तो पहले एनायनिक और फिर कैटायनिक, या पहले एनायनिक फिर न्यूट्रल फिर कैटायनिक है, तो आप उस पचड़े में मत पड़िए, आप इसी के ऊपर अपना काम कीजिएगा। ओके, नेक्स्ट एक रूल, अब मुझे लगता है लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मैं ऐसे ही समझा दूंगा आप लोगों को। जो नंबर ऑफ लिगेंड्स कितने हैं उनको रिप्रेजेंट किया जाता है ऐसे, यहाँ पे उस नंबर को रिप्रेजेंट करके। जैसे यहाँ 2 लिख रहा हूँ मैं, या यहाँ मैंने 4 लिख रखा था, तो इसका मतलब था कि यहाँ पे वाटर के 4 लिगेंड्स इस मेटल को कोऑर्डिनेटेडली बॉन्डेड हैं। ये 2 लगे हुए हैं तो इनका भी 2 यहाँ पे ऐसे ही लिखा जाएगा एज ए सबस्क्रिप्ट डाउनवर्ड राइट हैंड साइड पे। क्लोरीन का नंबर दिखाना है आपको, वो भी ऐसे ही लिखा जाएगा यहाँ पे। ये कितने लिगेंड्स लगे हुए हैं, हालांकि मैंने बहुत ज़्यादा लगा दिए हैं, कोबाल्ट के साथ इतने लगते नहीं हैं, बट मेरी बात को समझ जाइएगा कि यहाँ पे जो आप ऐसे नंबर लगे देखते हैं वो नंबर आपको नंबर ऑफ लिगेंड्स रिप्रेजेंट कर रहा होता है। अगली बात को और ज़्यादा ध्यान से फोकस करें आप। यहाँ मैंने वाटर को ब्रैकेट में लिखा हुआ है, Cl और Br को मैंने ऐसे ही छोड़ा हुआ है। हमेशा याद रखिएगा कि जो पॉली एटॉमिक लिगेंड्स हैं उनको ब्रैकेटेड ही लिखा जाता है, चाहे वो एक ही क्यों ना हो, उसको हमेशा ब्रैकेटेड लिखा जाता है। जो मोनोएटॉमिक लिगेंड्स होते हैं उनको कभी भी ब्रैकेट में नहीं लिखना। तो Cl या Br नॉन ब्रैकेटेड हैं, बट वाटर ब्रैकेटेड है। वो वाटर 4 थे, 1 होता तो भी आपको उसे ब्रैकेटेड ही लिखना था।
तो भी आपको उसे ब्रैकेटेड ही लिखना था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इस कॉम्प्लेक्स के फॉर्मूले में क्या क्या और बातें आने वाली हैं। तो आप देखिए ध्यान से, मैं एक फार्मूला लिख के आपको अपनी बात को समझा रहा हूँ। COH2O5 NO2 2+, ये मेरे पास एक कॉम्प्लेक्स है, कैटायन है डेफिनेटली। अगर मैं 2+ नहीं लिखना चाहता, यहाँ सल्फेट लिख देता हूँ मान लीजिए, तो भी आपको समझ जाना है कि ये वाला हिस्सा कैटायन है और ये एनायन है। तो मैं यहाँ पे आपको रियली क्या बताना चाह रहा था, हाँ देखिए आप इसको एक और कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ यहाँ, COH2O5 ONO SO4। आपको लगता है ये क्या है सर, NO2 ही तो है, ये भी NO2 ही आपने आगे पीछे लिख दिया। लेकिन आप ध्यान करें, एम्बीडेंट लिगैंड्स हमने पढ़े हैं, तो एम्बीडेंट लिगैंड्स में NO2 नाइट्राइट का जिक्र आया था, जहाँ पे मैंने बोला कि यहाँ से वो इलेक्ट्रॉन डोनेशन कर सकता है और यहाँ से इलेक्ट्रॉन डोनेशन करता है, बट वो किसी एक से करता है, दोनों से नहीं करता, क्योंकि ट्राईसाइक्लिक रिंग तो बनाना नहीं है उसको, तो वो किसी एक जगह से अपना डोनेशन करता है। तो फॉर्मूले में अगर आपको N मेटल की तरफ दिखाई दे रहा है तो इसका मतलब नाइट्रोजन ने इस मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किए होंगे, जबकि यहाँ पे O ने मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट किया होगा। ये भी आप फॉर्मूले में ही पहचान लेंगे, इस तरह से फॉर्मूला लिखा होने पे कि कौन सा पर्टिकुलर एटम मेटल को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है। आप याद रखें, वाटर में ये चीज़ नहीं फॉलो की जा रही है, वो तो मोनोडेंटेट है, उसको मैं कहूँ कि ऐसे लिखता या ऐसे लिखता उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। ये सिर्फ एम्बीडेंट लिगैंड्स के अंदर ही आप इस बात को फोकस कीजिएगा स्पेशली कि कौन सा पर्टिकुलर एटम इलेक्ट्रॉन को डोनेट कर रहा है। तो N डोनेट कर रहा है तो N मेटल की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए, और O कर रहा है तो O मेटल की तरफ डायरेक्टेड होना चाहिए। सही है। समटाइम आपने देखा है, मैं यहाँ पे ऐसा कुछ कॉम्प्लेक्स लिखता हूँ और उसके ऊपर यहाँ कुछ चार्ज लगा देता हूँ, X+ या X-, वटएवर। यहाँ अंदर जितने भी कॉन्स्टिट्यूएंट्स आए हैं उन सब कॉन्स्टिट्यूएंट्स के चार्ज का टोटल सम जो भी बनता है, पॉजिटिव या नेगेटिव, वो यहाँ पे रिप्रेजेंटेड रहता है। समटाइम आप यहाँ पे प्लस या माइनस का साइन भी पाते हैं लिखा हुआ आगे, बहुत रेयर, हालांकि वो एक्चुअली ऑप्टिकल रोटेशन के बारे में बताता है कि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या इनएक्टिव है। अगर एक्टिव है तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी है या लीवो रोटेटरी है, वो प्लस या माइनस के साइन उसके लिए रिप्रेजेंटेड रहते हैं। समटाइम वर्ड भी लिखा रहता है डेक्स्ट्रो या लीवो, फिर तो आप समझ ही जाते हैं कि वो डेफिनेटली ऑप्टिकली एक्टिव है। और अगर डेक्स्ट्रो लिखा है तो हमारी जो ऑप्टिकल एक्टिविटी का फिनोमिना है, यानी कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को रोटेट करने का जो टेंडेंसी है वो क्लॉकवाइज है, और अदरवाइज वो अगर लीवो लिखा हुआ है तो एंटी क्लॉकवाइज है। ये सब बातें भी हम लोग आगे आने वाले टाइम में यहाँ पे इस पॉइंट को समझने के लिए यूज़ करेंगे। ये सारी की सारी बातें जितनी भी मैंने बताई हैं, मोस्ट ऑफ द बातें, वो कंपाउंड को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है उसके लिए एनफ रिक्वायर्ड रूल्स के साथ ये कंसेप्ट हमारा ओवर हो जाता है। नेक्स्ट पॉइंट पे हम लोग समझेंगे कि इन कॉम्प्लेक्स आयंस का और कोऑर्डिनेट कंपाउंड्स का नाम कैसे लिखा जाना है, IUPAC कैसे सजेस्ट करती है हमें कि इनका नाम लिखा जाए, वो रूल्स रेगुलेशंस हम यहाँ पे पढ़ेंगे। देन उसके बाद हम इन दोनों को इंटर कन्वर्ट मीन्स फार्मूले से नाम या नाम से फार्मूला बनाने का कुछ प्रैक्टिस करेंगे। गुड बाय।